सुबह के 5 बजे हैं और सबके अलार्म बज रहे हैं। पूरी अय्यर फैमिली ब्रश कर रही है, कसरत कर रही है, नहाने जा रही है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चाय पी रही है। याल्ला इडली गरम गरम सांबर के साथ। थैंक यू अम्मा। अय्यो आप पहले ब्रेकफास्ट करिए। खाने के टेबल पर अखबार पढ़ना इज बैड मैनर्स। हमको मालूम जी, लो रख दिया। अब लाओ इडली। वाह वाह वाह, गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली का बात ही कुछ और है जी। और अम्मा के हाथ की इडली की बात ही कुछ और है। तुम देखना विक्रांत, रात का तुम्हारे लिए भी आज से लड़के लाएगी जो इससे भी अच्छी इडली बनाते होगी। क्या नहीं जी, हमारा विक्रांत लाखों में एक जी। हम उसके लिए आसमान की परी ढूंढ के लाएगा जी। देखिएगा अम्मा, कहीं वो परी आसमान में ही फुर्र ना हो जाए। सब हंसने लगते हैं। ये तो हमारे अय्यर परिवार की थी बोरिंग जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेरा मतलब है दिव्या सिंह की जिंदगी, जहां कोई नियम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस है तो सिर्फ मजा मजा मजा। अलार्म बज रहा है जिसमें सुबह के 10 बज रहे हैं। दिव्या बिस्तर पर है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। ओफो बाबा जी, मैंने तो टाइम का पता ही नहीं चला। आज तो मेरे नए ऑफिस में मेरा पहला दिन था। अरे बाबा जी, आपको कहा तो था उठा देना, आपने फिर लेट करवा दिया। कोई ना, फटाफट कर लेती हूँ, नहाती नहीं हूँ, ब्रेड बटर खा लेती हूँ, शाम को आकर नहा लूंगी। मैं वैसे भी रोज रोज नहाकर क्या ही कर लूंगी। वो जल्दी से कपड़े बदल लेती है और कान में हेडफोन डाल के निकल लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अय्यर परिवार का और दिव्या सिंह की लाइफ का एक दूसरे से आखिर क्या लेना देना है। अरे भैया, लेना देना है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से टकराने वाली है। और इसके बाद जो पटाखे फूटने वाले हैं इसके बारे में तो आप पूछिए मत। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिर मिलते कैसे। अरे निम्मो आंटी, आपको तो पता है ना, मुझे ये फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरा मतलब है कि उन्हें मेरे साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरी हरकत ही ऐसी है, कुछ दिनों बाद वो ना मुझे अपने घर से निकाल देते हैं। देख दिव्या, दिलजीत ने मुझे कन्नड़ा से फोन किया है तेरे वास्ते कोई फैमिली ढूंढ दूं जिसके पास बंगलुरु में तो किराए पर रह सके। अकेले ना तू ठीक से खाती है ना इंसानों की तरह रहती है, इसलिए मैंने भी तेरे वास्ते एक अच्छी सी फैमिली देखनी पड़ी। बड़े ही अच्छे लोग हैं, घर में सिर्फ 3 लोग। एक तेरा कमरा एक्स्ट्रा होगा और खाना पीना भी सब रेंट में ही इंक्लूड होगा। निम्मो आंटी, मम्मी खुद तो कनाडा में रहती है और यहाँ मुझे फंसा देती है किसी भी फैमिली के साथ। ये तो गलत बात है ना। अब वो तुम माँ बेटी जानो, मैंने तो एडवांस भी दे दिया है और अभी तेरे बाद उनसे ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप उन्हें मेरे बारे में अच्छे से बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में मुझसे शिकायत होने लगे। देख पुत्र, थोड़ा एडजस्ट तो तुझे भी करना होगा ना, थोड़ा शांति से अच्छे से बात कर लिया कर। क्यों जंगलीपन पे उतर आती है। और अब तो बंगलुरु में तेरी जॉब भी लग गई है, यानी घर मिलना बहुत मुश्किल है। समझी मेरी बात को। जी जी निम्मो आंटी, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। वैसे कब जाना है वहाँ? बताती हूँ पुत्र, चल रखती हूँ। इससे तो बात हो गई, अब मिसेस अय्यर से भी बात कर लेती हूँ। निम्मो जी, बोलिए जी, कैसे हैं आप? बस जी बाबा जी की मेहर। आपने कमरे के लिए कहा था ना कोई किराएदार ढूंढने को, बस उसी के लिए आपको फोन किया था मैंने। मेरी पहचान में है कोई, वहीं आपके पास किराए पर रहने आ रही है। उसकी मम्मी ने एडवांस भी भेज दिया है, बस आप उसका चंगे से ख्याल रखिएगा। देखिए लड़की ना जरा चंचल है लेकिन मन की बड़ी साफ है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अय्या निम्मो जी, जब हम बैंगलोर आए थे तब आपके पास ही हम किराए पर रहते थे। आपने हमारा बड़ा साथ दिया जी। हम आपके रिश्तेदार का अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जी जी, मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है जी, फिर मिलता है जल्दी जल्दी। हाँ जी, सत श्री अकाल। अय्यर के घर रहने आ रही है हमारी दिव्या सिंह। जहाँ खाने की टेबल पर शांति से खाना खाया जाता है, वहाँ हमारी दिव्या डीजे चलाती है। इन दोनों का आपस में मिलन कैसा होगा ये सोचकर मुझे तो घबराहट सी हो रही है। चलिए देखते हैं इनकी पहली मुलाकात कैसी होती है।
अयो तुमने वो हमारी नए किराएदार का कमरा ठीक कर दिया ना? हाँ जी, कब का कर दिया। तुम क्या टेंशन लेता जी? टेंशन की बात नहीं है। निम्मो जी ने पहली बार हमसे कुछ कहा है, हमारा फर्ज है उनके रिश्तेदार की खातिरदारी करना, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे चिल्लप्पा, कोई कमी नहीं होगी इसको, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था शाम के 8 बजे आ जाएगी। अय्या उसका बात सही जी, वही ना आती होगी। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 मिनट इधर उधर चलता है। अय्यर फैमिली दिव्या का वेट कर रही थी। उन्हें लगा था कि 15-20 मिनट में दिव्या आ ही जाएगी। लेकिन हमारी दिव्या तो पूरे 2 घंटे लेट थी। और जब घर आई तो बिखरे से बाल, हाथ में सामान, कानों में हेडफोन, जीन्स फटी हुई और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। सॉरी जी, थोड़ी सी देर हो रही है। माई सेल्फ दिव्या सिंह। आप पूरा 2 घंटे लेट है जी, उसका थोड़ी सी देर नहीं बोलते। हाँ जी, मैं ना बड़ा सॉरी फील कर रही हूँ जी, लेकिन मुझे बैंगलोर के रास्ते पता नहीं थे ना जी, घूमते घूमते पहुंची हूँ, बड़ी थक गई हूँ। आप मेरा सामान उठा लेंगे प्लीज? कौन मैं? हाँ जी, आप ही को तो कह रही हूँ। अब अंकल जैसे कहूंगी सामान उठाने को तो अच्छा नहीं लगता ना। अब आप आ रहे हैं जी कि मैं कुछ और बोलूं? आइए। ओके अंकल जी, आंटी जी, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सुबह को मिलते हैं। चलिए चलिए, मेरा सामान उठाइए। हाँ जी आया। अय्या कितनी अजीब लड़की है जी, पूरा का पूरा अजीब। चलो अब सोता है जी। आपका कमरा तो बड़ा प्यारा है जी। थैंक यू। आपका सामान? थैंक यू। ये आपके पैर पे चोट कैसे लगी? अरे कोई ना जी, बस से आ रही थी तो लोगों ने धक्का मार दिया, सीधा जमीन से जाकर टकराई, उसी में लग गई। अरे तो आपने बार क्यों न बताया जी, हम सब आपको गलत समझ रहे थे। अरे कोई बात नहीं जी, अगर मैं बता देते पहले दिन आपके घर पहुंचने के लिए मेरा ये हाल हो गया तो आपकी अम्मा अप्पा को बुरा लगता ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वो लोग आपको अजीब समझ रहे हैं। अरे कोई ना जी, मुझे आदत है, लोग मुझे पागल और अजीब समझ ही लेते हैं। लेकिन आप उतने पागल है नहीं, दिल के बड़ी साफ है। आप पहले हैं जो मुझे पागल नहीं कह रहे। वैसे मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, आप आराम करिए, हम सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ओके जी, गुड नाइट। दिव्या और विक्रांत के घर वालों की पहली मुलाकात तो खैर कुछ खास नहीं रही, लेकिन विक्रांत ने दिव्या में वो देखा जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन दिव्या सिंह भी इतनी जल्दी किसके समझ में आने वाली थी। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन हमारी दिव्या तो आराम से सो रही थी। अय्या ये लड़की आप तक सो रही है, सुबह के 8 बज रहे। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या बनाया आपने? बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हारी सब बिना नाश्ता करेगी? हाँ तो मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, भूख लगी है बड़ी तेज। विक्रांता। सॉरी। राधिका, इसके लिए इडली बना दो। हाँ, इडली के साथ ना आलू हो तो वो भी दे दीजिएगा। इडली के साथ आलू कौन खाता? अरे क्यों नहीं, जब डोसे के साथ आलू खा सकते तो इडली के साथ क्यों नहीं? कहाँ लिखा है खा नहीं सकते? बताइए। अरे लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर चलिए आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इडली बनाने में। तुमका आता खाना बनाना? अरे मैंने सब कुछ आता है, खाना बनाना भी और लोगों को पकाना भी। दिव्या की अजीब सी हरकतें राधिका और प्रशांत को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। उनकी नजर में दिव्या बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी, और उस पे आज दिव्या अपने कुछ दोस्तों को घर पर लेकर आ गई। आंटी जी मिलिए, ये है मेरे दोस्त राहुल और अधीरा। अधूरा नाम किसका होता है? या अधूरा नहीं अम्मा, अधीरा। तुमको पहले बताना था कि तुम दोस्त को लेकर आ रही हो, ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। देखकर दिव्या। सॉरी अंकल जी, आगे से ध्यान रखूंगी, पर आज तो ये दोनों यही रहेंगे मेरे कमरे में, कल सुबह चले जाएंगे जी। दाना या लड़का भी है? हाँ जी, क्यों आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम तुम्हारी अम्मा तोड़ी है, हम क्यों चिंता करेगा जी। तुमको जो करना है करो, लेकिन आवाज नहीं करने का, ठीक है? तुमको पता है हम जल्दी सो जाते हैं। जी आंटी जी।
ये आंटी है या हिटलर? अरे चुप करना, सुन लेगी। आया हमका हिटलर बोल रही थी ना? अरे नहीं अम्मा, आपने गलत सुना। कैसी लड़की जी, माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है क्या इसको? कौन इसको फ्यूचर में अपने घर की बहू बनाएगा? ये तेरे बारे में इतना सब कुछ कह रहा है तो कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे कोई बात नहीं ना, चलो हम कमरे में चलते हैं। चलो ना यार। दिव्या के दोस्तों के घर आने से राधिका और प्रशांत को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विक्रांत दिव्या से बात करने गया जब वो बालकनी में खड़ी थी। आपको बता कर आना चाहिए था ना, अम्मा अप्पा को किसी का भी यूं घर पे बिना बुलाए आना पसंद नहीं है। सॉरी ना जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे तेरा जन्मदिन है और तू यहीं खड़ी है, चल ना अंदर। हाँ तुम लोग फिल्म शुरू करो, मैं आती हूँ बस। ठीक है जल्दी आ। आज आपका जन्मदिन, सारे अम्मा अप्पा ने आपको बर्थडे के दिन डांट दिया। अरे कोई बात नहीं जी, मुझे आदत है। वैसे भी मेरे जैसी बिगड़ी हुई लड़की को कौन ही पसंद करेगा। लेकिन मैं ना ऐसी नहीं थी। मेरे पापा कुछ साल पहले ही एक बीमारी के चलते चल बसे। मम्मी अपने मायके वालों के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ दादी के साथ थी। कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ जॉब करने चली आई। परिवार के साथ रहना क्या होता है मैंने पता ही नहीं। अब जब देखो हंसती रहती है, मजाक करती रहती है, चीजें खराब करती रहती है। कौन जान सकता था कि अब इतने बड़े दर्द को छुपा रही है। मैं ऐसी हूँ मनमोजी, इसलिए शायद लोग मुझे पागल कहते हैं। वो पहली बार था जब विक्रांत को दिव्या के लिए मन में कुछ हो रहा था, लेकिन वो क्या था उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। दिव्या के लिए ये बस उसकी हमदर्दी थी या कुछ और, ये तो विक्रांत का मन भी अभी तक समझ नहीं पाया था। आंटी जी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? डोसा। रकम देते हो? क्या हुआ आंटी जी, अब ठीक तो है? नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा सर बारी बारी हो रहा है। आंटी जी आप बैठिए, मैं बना देती हूँ डोसा, आप आराम कीजिए। चलिए। अरे नहीं, तुमका आता डोसा बनाना, मैं बनाएगी। आंटी जी ऐसी कोई डिश नहीं है जो दिव्या को नहीं आती। आप बैठिए तो सही, मैं डोसा भी बनाएगी, आपकी चंपी भी करेगी। अरे ना, हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप बैठिए तो, ऐसी चंपी करूंगी कि आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे तुम सुनता क्यों नहीं है? दिव्या राधिका के सर की मालिश करने लगती है, जिससे राधिका को बहुत अच्छा लगता है और नींद भी आ जाती है। इतनी देर में दिव्या सबके लिए डोसा भी बना देती है। तुम क्या कर रहे हो रसोई में? आंटी को नींद आ गई है, आप लोग बैठिए, मैंने डोसा बनाया है, लीजिए खाइए। आपको आता है डोसा बनाना? ऐसा कोई काम नहीं है जो दिव्या सिंह को आता नहीं है। लीजिए खाइए। और हम ना एक कॉमेडी फिल्म भी देखते हैं, चलिए। अरे नहीं, खाते वक्त कुछ नहीं करने का। अरे अंकल जी, एक दिन तो सब लोग चीट डे करते हैं, आज हम भी करते हैं ना, आइए बैठिए। अप्पा ये देखे, बहुत फनी फिल्म। देखो कैसा कर रहा है। दिव्या का खुला अंदाज और जिंदगी जीने का नया नजरिया अय्यर फैमिली के लिए नया था, लेकिन वो लोग भी उसे पसंद कर रहे थे। अगली सुबह अलार्म बजता है। आया सुबह के 8 बज रहे। आज पहली बार हम लेट हो गया। उनको भी कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को चैंपी की वजह से नींद आ गई। तुम क्या लेट उठा? अरे कल हम विक्रांत और दिव्या के साथ कॉमेडी मूवी देख रहा था। क्या मूवी था, ऐसा ऐसा के पेट दुख गया। फिर हम लेट सोया तो आज लेट उठा। ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा है ना। चलो लेकिन अच्छा है, वो लड़की इतना बुरा नहीं है। विक्रांत बता रहा था कि उसके घर में कोई नहीं उसका ख्याल रखने को। उसकी मदर कनाडा रहती है, पापा की डेथ हो गई और दादी भी उसका चला गया है। तब भी इतने पागल है ये लड़की। ये बात तो सही है, पागल तो है। कॉफी टाइम। आया तुम क्या कॉफी लाया जी, मैं बनाते थे। अरे कोई बात नहीं आंटी, आज आप छुट्टी का मजा लीजिए। अरे लेकिन हमने ब्रश नहीं किया। अंकल जी आप बिना ब्रश के कॉफी पी कर तो देखिए, मजा आता है, पीजिए। अरे लेकिन पीजिए ना, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, जल्दी कॉफी पीकर आ जाइए। यार लड़के थोड़ा ने पूरा पागल है।
चलो आज बिना ब्रश का कॉफी पी कर देखते हैं। दिव्या का चंचल अंदाज प्रशांत और राधिका को अच्छा लग रहा था, लेकिन विक्रांत को तो दिव्या से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन विक्रांत को ये भी पता था कि उसकी अम्मा अप्पा की लिस्ट में दिव्या कभी भी उनकी परफेक्ट बहू नहीं बन सकती थी। दिव्या, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता और अम्मा अप्पा का दिल भी नहीं दुखा सकता। कोई नहीं जी, मानो पता है कि मैं आपकी इस क्यूट से फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, लेकिन आप अम्मा अप्पा का दिल मत दुखाना, क्योंकि माता पिता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनके पास नहीं है ना, वो ही जानते हैं सिर्फ। सार दिव्या। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो? वो अप्पा, मैं और दिव्या। बस विक्रांत, जो तुम कहने जा रहे हो वो तुम भी जानते हो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। कमरे से अपना सामान उठाओ, कमरे से बाहर निकलो बिका पे। अप्पा प्लीज अपना सामान उठाओ कमरे से। जी अंकल। दिव्या कमरे से अपना सारा सामान उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। विक्रांत जानता था कि ये कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन ये उसने नहीं सोचा था कि ये सब इतना जल्दी होगा। कहाँ जा रही हो? आपने कहा ना मैं चली जाऊं। हमने कहा कमरे से सामान उठाओ, ये नहीं बोला कि घर से निकल जाओ। अभी हमारी होने वाली बहू किराएदार थोड़ी ना हो सकती है। क्या होने वाली बहू? मैं? अरे नहीं जी, वो पास वाली प्रिया। पागल। थैंक यू अम्मा अप्पा। अरे चलो चलो, आज इडली के साथ आलू ट्राई करते हैं जे। और हाँ, साथ में ना कोको कोला भी पीते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉरी जी, गलती से मिस्टेक हो गई, कॉफी पी लेते हैं। ये है हमारी नेहा का घर। आपको भी आ रही है ना अच्छी सी खुशबू, है ना? अरे यहाँ सिंधियों का स्पेशल दाल पकवान जो बन रहा है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नेहा अडवाणी अहमदाबाद में रहने वाली और दाल पकवान की बेहद शौकीन लड़की। अरे अब दाल पकवान चीज भी तो ऐसी है ना कि जो भी खाता है वो उसका दीवाना तो हो ही जाता है। माँ, पकवान बन गए कि नहीं? जल्दी करो ना, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। और अरे अरे सबर कर बेटा, तुझे तो पता है पकवान बनाने में कितनी देर लगती है। मैं देखा आटा गूंथना पड़ता है पहले, फिर उसे बेलो और फिर अच्छे से जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तलो। उसके बाद दाल बनाओ, चटपटी हरी चटनी बनाओ, कितनी मेहनत लगती है। थोड़ा सबर कर ले बेटा। वही तो नहीं हो रहा है पापा। अब आपने इतनी डिटेल में सब कुछ बता दिया कि अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ! अरे हाँ, आ गई। ये लो गरम गरम पकवान और दाल। ये लड़की भी ना दाल पकवान के लिए पूरा घर सर पर उठा लेती है बस। अरे ये तो बचपन से ही दाल पकवान के लिए पागल है। हफ्ते में 4 बार तो ये दाल पकवान ही खाती है। हाँ, खा तो लेती है, लेकिन बनाना अभी तक नहीं सीखी। कितनी बार कहा है सीख लो, काम आएगा, लेकिन ये लड़की है कि मेरी सुनती ही नहीं। अरे कितना मुश्किल है ये बनाना, मुझसे नहीं होता। मैंने बाकी खाना बनाना तो सीख लिया है ना, बस यही नहीं सीख पाती। कभी दाल अच्छी नहीं बनती तो कभी पकवान टूट जाते, इसीलिए अब तो मैं कोशिश ही नहीं करती। हाँ, तो शादी के बाद कौन बना कर देगा? अरे माँ, शादी के बाद जरूरी नहीं है ना कि बनाकर ही खाओ, मैं तो बाहर से मंगा लूंगी। हाँ, लेकिन दाल पकवान के बिना रहूंगी नहीं मैं। तेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि कैसी पागल लड़की है जो हर दूसरे दिन दाल पकवान खाती है। अब और खाना तो मैं बना लेती हूँ ना, बस ये दाल पकवान बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, वहां मैं अपनी सास से बनवा लूंगी। पागल लड़की। कहते हैं सिंधियों का खाना बहुत स्वाद भरा होता है, लेकिन हमारी नेहा तो बस दाल पकवान की दीवानी थी। लेकिन अब कोई और भी था जिसके पीछे नेहा दीवानी दीवानी हो रही थी, और वो था मोहित। नेहा की मुलाकात हाल ही में हुई थी मोहित उसके पड़ोस में 3 महीने कंपनी के ट्रिप पर आया था। पहले उसकी दोस्ती नेहा के पापा से हुई, फिर अब तो नेहा के घर में मोहित का आना जाना लगा ही रहता था। अरे मोहित, आ गए तुम? सही वक्त पे आए हो बेटा। मैंने अभी अभी पुलाव और पालक बनाया है, खाकर ही जाना। अरे आंटी, आपने तो मुझे बिगाड़ ही दिया है। अब मैं वापस जाऊंगा देहरादून तो वहां मुझे कहाँ ऐसा टेस्टी खाना मिलने वाला है। तो तुम आते रहना यहाँ हमसे मिलने। वैसे भी नेहा और तुम बहुत गहरे दोस्त बन गए हो अब। वैसे नेहा है कहाँ? मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, मैंने सोचा मैं उसे जाने से पहले दे दूं। तुम कब जा रहे हो बेटा? बस आंटी, 3 महीने तो खत्म हो गए,
अब 2 दिन में वापस देहरादून जा रहा हूँ। इन 3 महीनों में आपने, अंकल ने और नेहा ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं ये 3 महीने कैसे गुजरते। तुम हो ही ऐसे कि किसी को भी अपना बना लेते हो। हम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करेंगे बेटा। मैं भी आप सबको बहुत याद करूँगा। नेहा अपने कमरे में है, वो ये सुनकर ना बहुत दुखी हो जाएगी बेटा। अब आंटी जी मैं अभी मिलकर आता हूँ और ये गिफ्ट भी दे देता हूँ। ठीक है। मोहित नेहा के कमरे में आता है और नेहा को अपने जाने की बात बताता है। उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट देता है। तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब वक्त हो गया तो जाना तो पड़ेगा ना मैडम। रुक जाओ ना प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगा, लेकिन मेरी जॉब, मेरा परिवार, सब लोग वहाँ हैं, तो जाना तो पड़ेगा ना। और मैं? तुम चलोगी मेरे साथ? किस हक से चलूँ तुम्हारे साथ में? तुम्हारी लगती कौन हूँ मैं? तुम कहो तो हक से तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, बैंड बाजा बारात के साथ। तो फिर किसने रोका है? मैं तो तैयार हूँ। हाँ तो हम भी तैयार है फिर। अंकल आंटी आप? हमें तो पहले से पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है मोहित। तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस एक शर्त है मेरी। अब क्या अंकल? तुम्हें सिंधी बोलना सीखना पड़ेगा। मोहित और नेहा की शादी तय हो जाती है। मोहित का परिवार नेहा के परिवार से मिलने अहमदाबाद जाता है और पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आपकी नेहा तो बड़ी चुलबुली है, इसके आने से तो हमारे घर में रौनक ही हो जाएगी बहन जी। हाँ, और इस घर की रौनक चली जाएगी, पर कोई बात नहीं आंटी, मैं नेहा को हर महीने आपसे मिलवाने ले आऊंगा, पक्का। मेरी और भाभी की तो बहुत बनने वाली है, सच में। भैया ये तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। सच में बहन जी, इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुप्रिया बहन जी, आपसे बस एक ही दरख्वास्त है कि नेहा को हमने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है, आप सब उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। सच कहूँ तो अपने शहर को छोड़कर इतनी दूर देहरादून जाने वाली है, ये सोचकर ही मेरा मन बैठा जा रहा है। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर नेहा का बहुत ध्यान रखेंगे। आप ये इमोशनल बातें छोड़िए वरना मैं अभी रो पड़ूंगी। आंटी जी आप ये दाल पकवान खाइए। हाँ, ये हमारी नेहा का पसंदीदा खाना है, आप भी लीजिए। जी जी। नेहा और मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे उनके इस रिश्ते से और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अब नेहा मोहित के साथ देहरादून आ चुकी थी। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा देहरादून? अच्छा है, लेकिन हमारे अहमदाबाद से अच्छा नहीं है। हाँ बाबा, ये तो सही बात है, तुम्हारे अहमदाबाद से तो कुछ भी अच्छा नहीं है। कल मैं तुम्हें देहरादून घुमा लाऊंगा, ठीक है? और हम खाना भी बाहर खाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल ना अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ओके मैडम, जैसा आपका है। मोहित अगले दिन नेहा को देहरादून दिखाने ले जाता है। नेहा भी काफ़ी खुश थी इस नए शहर में आकर, लेकिन जब खाने की बात आई तो नेहा अब अपने दाल पकवान को मिस करने लगी थी। अरे बताओ ना, यहाँ मोमो है, मैगी है, बर्गर है, क्या खाओगी तुम? मुझे दाल पकवान खाना है। दाल पकवान? हाँ, यहाँ आसपास में देखो ना, बाजार में कहीं मिलता हो तो। अरे नेहा, यहाँ दाल पकवान नहीं मिलता सच में। यहाँ बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती है, तुम ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएगा। क्या यहाँ कहीं भी दाल पकवान नहीं मिलता? अरे यहाँ नहीं मिलता क्योंकि यहाँ तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि दाल पकवान होता क्या है। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन मुझे तो दाल पकवान के बिना अच्छा ही नहीं लगता। अरे तुम ये मोमोज तो ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, देखो तो सही। ठीक है। नेहा ने मोहित के साथ खाना तो खा लिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मज़ा नहीं आया। अगले दिन दाल पकवान की बात उसने अपनी माँ से की। अरे हाँ, नेहा को तो दाल पकवान बहुत पसंद है, पर क्या करे, यहाँ तो कहीं नहीं मिलते। हाँ, उसने कल खाना भी बाहर खाया पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्या हुआ? आप क्या बात कर रहे हैं? बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारा बड़ा मन है दाल पकवान खाने का। एक काम करते हैं, हम घर पर ही बना लेते हैं। तुम बताओ कैसे बनता है, मैं और लवली तुम्हारी मदद कर देते हैं। मम्मी जी, मुझे ना दाल पकवान ठीक से बनाना नहीं आता, मेरी मम्मी ही बनाती थी। घर पर भी मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझसे बना ही नहीं।
मैंने सोचा था शादी के बाद मैं बाजार से मंगवा लूँगी या अपनी सासू माँ से कह दूँगी कि वो बना देंगी, लेकिन अब लेकिन यहाँ तो दाल पकवान मिलता ही नहीं बहू, और मुझे बनाना भी नहीं आता, सॉरी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी ना दाल पकवान के बिना। चलिए मैं खाना बना देती हूँ। नेहा को दुखी देखकर सारा परिवार दुखी हो रहा था। सुप्रिया को बुरा लग रहा था कि नेहा को एक चीज पसंद है और वो भी उसके ससुराल वाले उसे नहीं दे पा रहे थे। भाभी आज फ़ोन में दाल पकवान का वीडियो देख रही थी। उनके चेहरे से पता लग रहा था कि उन्हें कितना मन है दाल पकवान खाने का। बेचारी नेहा, वो अपना शहर, अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, और हम है कि उसकी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मम्मी क्यों ना हम वीडियो में देखकर भाभी के लिए दाल पकवान बनाए। हाँ, वीडियो में देखकर तो हमें रेसिपी मिल ही जाएगी। अच्छा तो फ़ोन में दाल पकवान कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो लगाती हूँ। लवली और सुप्रिया फोन में देखकर दाल पकवान बनाना सीखते हैं, लेकिन उसे बनाने का तरीका देखते ही उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। अरे भाई, ये पकवान बनाना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है लवली। हाँ मम्मी सही कह रही हैं आप, इसीलिए भाभी ने भी ये दाल पकवान बनाना नहीं सीखा। अरे लेकिन हम बनाकर रहेंगे, हमारी नेहा की खुशी के लिए। ठीक है मम्मी, रसोई में जाकर कोशिश करते हैं बनाने की। सुप्रिया और लवली बहुत कोशिश करते हैं दाल पकवान बनाने की, लेकिन कभी पकवान नरम हो जाते या जल जाते, तो कभी दाल में स्वाद नहीं आता। उन दोनों की कोशिश को देखकर नेहा को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी जी लवली प्लीज़ आप दोनों ये सब मत कीजिए। सॉरी बेटा, हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम तेरे लिए दाल पकवान नहीं बना पाए। हाँ भाभी, मैंने और मम्मी ने फ़ोन में देखकर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमसे नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मेरे लिए सुबह से लगे हुए हैं रसोई में दाल पकवान बनाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी एक ही तो इच्छा थी बेटा, और वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी कोई बात नहीं ना, दाल पकवान ना बना तो ना सही। आप दोनों चलिए अब बाहर आइए, सुबह से लगी हुई है रसोई में। सुप्रिया और लवली ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे दाल पकवान नहीं बन पाया। और जब उन्होंने ये बात मोहित से कही तो उसे भी लग रहा था कि नेहा ठीक से खाना नहीं खा रही है। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। मैंने भी नोटिस किया है कि नेहा आजकल ठीक से खाना भी नहीं खाती। इसीलिए तो हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि दाल पकवान बन जाए हमसे, लेकिन हमसे बना ही नहीं। वो जब से शादी करके यहाँ आई है उसने सारा घर संभाल लिया है, घर का सारा काम भी संभाल लिया है, लेकिन हम है कि उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 3-3 महीने हो गए उसने दाल पकवान नहीं खाया। अब तो उसने खाना भी बहुत कम कर दिया है। आज मैं सारे शहर में देख कर आता हूँ माँ, शायद कहीं मुझे दाल पकवान का स्टॉल मिल जाए। हाँ बेटा, अरे कहीं दूर भी शहर में अगर दाल पकवान मिलता हो ना तो नेहा का मन खुश हो जाएगा। मोहित शाम को निकलता है शहर में दाल पकवान बेचने वाले को देखने, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो रात को लेट घर आता है, थका हारा। आपको क्या ज़रूरत थी पूरे शहर में दाल पकवान ढूंढने की? मैंने तुम्हें शादी के वक्त कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोशिश करने से मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम दाल पकवान को कितना मिस कर रही हो, इसलिए तो तुमने अब खाना भी खाना कम कर दिया है। इससे पहले कि नेहा कुछ कह पाती उसे चक्कर आ जाते हैं। मोहित ये देखकर घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेहा कैसी है अब डॉक्टर साहब? देखिए उन्हें कमज़ोरी आ गई है और कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई दे दी है। ऐसा लगता है उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। हाँ डॉक्टर साहब, वो जब से शादी करके यहाँ आई है ठीक से खाना ही नहीं खाती। तो उसे अब उसकी मनपसंद का खाना खिलाइए, वो अपने आप खुश और स्वस्थ हो जाएगी। मनपसंद खाना कैसे खिलाए, उसे दाल पकवान इतना पसंद है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे ऑफिस में ना एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? नेहा को इस हालत में छोड़कर जाएगा? माँ, कंपनी का बहुत ज़रूरी काम है, नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ ही दिन में आ जाऊँगा वापस। भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ बहना, अब ये काम भी तो ज़रूरी है, और आप दोनों हैं ना नेहा का ध्यान रखने के लिए। 2-3 दिन में तो मैं आ जाऊँगा वापस। मोहित को अर्जेंटली ऑफिस के काम से जाना पड़ा। यहाँ नेहा की कमजोरी अभी भी वैसी की वैसी थी। नेहा कुछ तो खा ले बेटा, देख कितनी कमजोरी आ गई है तुझे। मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए।
और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है सच में। भाभी आप थोड़ा सा खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अच्छे से खाना खाना है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। दाल पकवान भी नहीं क्या? मम्मा आप? हाँ, और सिर्फ मम्मा नहीं आई है, दाल पकवान भी लाई है साथ में। दाल पकवान सच में? ये देखो, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। माँ बहुत अच्छा है सच में, कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं। प्लीज प्लीज और खिलाओ मुझे। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए यहाँ, नेहा तो कुछ खा ही नहीं रही थी। हम यहाँ खुद नहीं आए हैं, हमें मोहित लेकर आया है। हाँ माँ, मैं ही नहीं यहाँ लेकर आया हूँ। मैं अहमदाबाद गया था नेहा के माता पिता को यहाँ लाने के लिए। तुझे दाल पकवान कैसा लगा बेटा? बहुत 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 अच्छा माँ। ये दाल पकवान मोहित ने बनाया है। वो पिछले 4 दिन से मुझसे दिन रात बस यही बनाना सीख रहा था। उसने दिन रात इसे बनाने की कोशिश की है सिर्फ तेरे लिए बेटा। ये बनाना कितना मुश्किल है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सीखा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं दाल पकवान बनाना सीख ही लूँगा। नेहा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है जो तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम्हारी सास और ननद ने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी मेहनत की, और मोहित वो तो हमें लेने तक आ गया है अहमदाबाद। हाँ पापा, मैंने तो आज तक यही सुना था कि बहू की खुशी को ससुराल में कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरा ससुराल तो इतना अच्छा निकला कि इस दाल पकवान की दीवानी बहू के लिए इतना कुछ कर रहा है। बहन जी, आपने तो साबित कर दिया कि बहू को बेटी कहा ही नहीं जाता, लेकिन माना भी जा सकता है। जो लड़की अपने माता पिता, अपना शहर, अपना खाना पीना, रहन सहन सब छोड़कर हमारा घर संवारने के लिए आती है, उसकी खुशी का ख्याल रखना ससुराल वालों का ही तो फर्ज है बहन जी। और अब तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहित बड़े अच्छे से दाल पकवान बनाना सीख गया है बेटा। हाँ, अब तो ऐसा सीख कर आया हूँ कि तुम कहो तो मैं ठेला लगा सकता हूँ तुम्हारे लिए दाल पकवान का। माँ जी, देखा आपने पड़ोस वाली सुनैना कैसी इतरा रही है आजकल। घर में प्ले स्कूल क्या खोल दिया, खुद को हेड मास्टर नहीं समझने लगी है। आजकल कॉलोनी में लोगों से बातचीत करने का स्टाइल ही बदल गया उसका। तो कॉटन की एलिगेंट साड़ियां पहनकर, हाथ में घड़ी बांधकर 24 घंटे प्रिंसिपल वाले गेटअप में रहती है। अरे रहने देना, 5-7 बच्चों ने एडमिशन क्या ले लिया उसके यहाँ, ये प्रिंसिपल थोड़ी ना हो जाएगी। मैं सब जानती हूँ कितने पानी में ये सब। अभी देखना, अगले महीने से नए सेशन में एडमिशन होंगे ना, सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे और ये खाली झुनझुना पिटेगी बैठकर। हाँ माँ जी, पता नहीं उनके घर एडमिशन कराने वाले भी कौन है जो किसी के यहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उसके तो खुद के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चों को क्या संभालेगी। एक बार को हम प्ले स्कूल खोलकर बैठ जाएं तो कोई मान भी लेगा, क्योंकि हमारे घर में तो पहले ही 4-4 बच्चे हैं। लेकिन उसने तो अभी तक अपना बच्चा नहीं संभाला, ये किसी और का बच्चा क्या संभालेगी। ऐसा है बहू, पड़ोसियों के घर में झांकना छोड़ दे और अपने बच्चों पर ध्यान लगा। सुबह से दिमाग खराब कर दिया है चारों ने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर में नहीं चिड़ियाघर में रह रही हूँ। अरे माँ, गलत कह रही हो। चिड़ियाघर में नहीं रह रही हो, बल्कि बॉयज हॉस्टल में रह रही हो तुम। पूरा दिन बच्चों को यही सिखाती रहती हो, या बैठो, ऐसे खाओ, वैसे पढ़ो। ये काम तो वार्डन के होता है ना। हाँ हाँ बेटा, तू भी मजाक उड़ा ले। तुझे पता भी है हॉस्टल में बच्चों को संभालने के उन लोगों को पैसे मिलते हैं। और मेरा तो चश्मा भी टूट जाए ना, तो उसे बनवाने के लिए भी तुम लोग 2 महीने ऐसे ही गोल गोल घुमाते हो मुझे, तब जाकर इस बुढ़िया का चश्मा बनकर आता है। क्या माँ, तुम भी मजाक को मजाक की तरह नहीं ले सकती हो क्या? हर बार तुम्हारे पैसों पर आकर ही बात खत्म होती है। वैसे माँ जी, आप लोगों की बात सुनने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया है। आप देखिए ना, ये पड़ोसन जिसका एक भी बच्चा नहीं है, जब वो अपने घर में डे केयर और प्ले स्कूल खोल सकती है, तो हमारे घर में तो पहले से ही 4-4 बच्चे हैं, हम प्ले स्कूल क्यों नहीं खोल सकते। मैं तो कह रही हूँ, जैसे हम 4 बच्चे पाल रहे हैं, वैसे अगर 2-3 बच्चे और पाल देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरों के बच्चों को पालने के हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। सोच कर देखो ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा ही आएगा। तूने जुबान तो हिला दी, लेकिन यह बता, तेरे स्कूल में एडमिशन कराएगा कौन अपने बच्चों का? तुमसे अपने बच्चे संभलते नहीं और तुम चाह रही हो कि मोहल्ले के लोग अपने बच्चे भी तुम्हारे पास छोड़ जाए। माँ जी, आप ही बताओ, ये पड़ोसन सुनैना
जो आजकल इतनी मैडम बनी घूम रही है, क्या हम नहीं जानते वो कितने पानी में है? थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, तभी तो लोग इंप्रेस होते हैं। अब हम लोग घर में चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है तो लोगों को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हमें बच्चों से कितना लगाव है, हम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जब लोग हमसे और हमारी पेरेंटिंग से इम्प्रेस होंगे, तभी तो वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमारे पास छोड़कर जाएंगे। और वैसे माँ जी, आजकल ना सारी औरतें वर्किंग है, वो तो चाहती हैं कि उनके बच्चे के लिए एक ऐसा डे केयर मिल जाए जो स्कूल जैसा ना लगे, बल्कि उनके बच्चों को बिल्कुल ऐसा एहसास कराए जैसे कि वो अपने ही घर में हो। मैंने तो अपने स्कूल के लिए नाम भी सोच लिया है। हमारे स्कूल का नाम होगा डे होम प्ले एंड डे केयर। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों की इच्छा यही है कि हम अपने घर को प्ले स्कूल में बदल दें, तो हम एक बार अपनी किस्मत तो आजमा ही सकते हैं। अगर ये सुनैना हिट हो सकती है तो हम में ऐसी क्या बुराई है। अभी सीमा और साक्षी मिलकर अपनी सास के साथ अपने प्ले स्कूल के बारे में प्लानिंग बना रही थी, तभी वो देखते हैं कि अचानक से पड़ोसी सुनैना के प्ले स्कूल में बच्चों की लाइन लग गई है। देख रही है माँ जी आप, कितने सारे बच्चे आने लगे हैं सुनैना के यहाँ। ये तो बहुत जल्दी लखपति हो जाएगी। आप भी ना देर मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारे बच्चे इसी के यहाँ भर्ती हो जाए और जो झुंझुना हम उससे पकड़ाने वाले थे ना, वो हमें ही बैठ कर ना हिलाना पड़ जाए। अरे तूने क्या कसम खा रखी है, जब भी बोलेगी अशुभ ही बोलेगी? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया कर। मैं तो आज से ही अपनी किटी और कीर्तन मंडली में जाकर अपने प्ले स्कूल का प्रचार करना शुरू कर दूंगी। और तुम दोनों भी क्या पूरा दिन बच्चों में लगी रहती हो? थोड़ा बन सवर कर घर से बाहर निकला करो, लोगों को पता तो चले कि तुम दोनों के अंदर कितनी नॉलेज और टैलेंट है। तभी तो कोई भरोसा करके तुम्हारे पास अपना बच्चा छोड़ेगा। माँ जी अब ठीक कह रही हैं, हम दोनों भी थोड़ा फील्ड वर्क करते हैं, थोड़ी मेहनत आप कीजिए। मिलजुल कर काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे स्कूल में बच्चे ना आए शाम के समय। अरे बहन जी, 4 बच्चे हैं हमारे घर में, लेकिन मजाल है जो कभी मेरी दोनों बहू के माथे पर शिकन भी आ जाती हो। दोनों की दोनों मानो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, बच्चों को तो ऐसे रखती है कि उनके सामने विदेशी माएँ भी फेल है। खिलाना पिलाना, मालिश, उनका पोषण, नींद, हर चीज की सही सटीक जानकारी है मेरी बहुओं के पास। मैं तो कहती हूँ किसी को भी अपने बच्चों को संभालने में दिक्कत हो ना, तो मेरी बहू से आकर सलाह ले सकता है। आजकल ना अनुभव उम्र का मोहताज नहीं रहा। कहने को तो उम्र मुझसे छोटी है, लेकिन दोनों के पास जितना अनुभव है ना, उतना तो भाई हमारे पास भी नहीं है। सही कह रही हो बहन जी, हमारी बहू तो एक बच्चे में ही पूरा दिन चिड़चिड़ाती घूमती रहती है, बात बात पर बच्चों को डांट देती है। और तुम्हारे घर में तो 4 बच्चे हैं। अगर 4 बच्चे होने के बाद भी तुम्हारी बहुएं बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल कर रही हैं, तब तो वाकई दोनों काबिले तारीफ है। हाँ बहन जी, मैंने भी अपनी बहू से यही कहा, जब तेरे पास इतना अनुभव है तो इसे अपने तक सीमित मत रख, बल्कि और बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैंने और मेरी बहू ने तय किया है कि हम अपने ही घर में एक छोटा सा प्ले एंड डे केयर खोलेंगे, ताकि वो बच्चे जिनके माँ बाप बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें भी एक अच्छा और सुरक्षित माहौल मिल पाए। उन्हें हम ये आजकल के मॉडर्न स्कूलों की तरह नियमों का पालन करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि माँ की गोद की तरह प्यार और ममता देंगे। नन्हे नन्हे बच्चों को क्या नियम कानून में बांधना उन्हें तो बस हमारे प्यार की जरूरत होती है। सास कुसुम की बातों से कॉलोनी की औरतें काफी प्रभावित हो रही थी। वैसे बहन जी, मेरा नाती है, बेटी तो मेरी जॉब करती है और नाती के चक्कर में काफी परेशान रहती है। कुछ दिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया तो कुछ दिन अपनी सास के पास। लेकिन सही बताए तो अब इस उम्र में हमसे भी बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। अगर आपकी बहू को डे केयर खोलना ही है तो आप सबसे पहले एडमिशन मेरी नाती का ही लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखेंगे। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं ना, उसमें और आपकी गुड्डू में कभी कोई अंतर नहीं करेंगे हम लोग। और आपकी तसल्ली के लिए एक बात बताऊं, हमने बच्चों को संभालने के लिए कोई स्टाफ भी नहीं रखा, बल्कि हम तीनों सास बहू मिलकर अपने हाथों से ही बच्चों की देखभाल करेंगे। तीनों सास बहू थोड़ी साड़ी वगैरह पहनकर टीचरों की तरह गंभीर चेहरा बनाकर कॉलोनी में निकलती और बाहर औरतों से बातें करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती। तीनों सास बहू की मेहनत रंग ला रही थी और एक एक करके 4-5 बच्चों ने उनके प्ले स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था। पहला दिन। माँ जी, पिछले आधे घंटे से आपकी सहेली का नाती गुड्डू रोता ही जा रहा है। इसका रोना सुनकर अब तो मुझे चक्कर आने लगा है। कुछ करिए ना, चुप कराइए ना इसे।
अरे मैं क्या करूं? अब क्या मैं इसे दीवारों पर जोकरों की तरह चल कर दिखाऊं तब चुप होगा ये? इतना कुछ तो कर लिया इसके लिए, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने सब का ढेर लगा दिया इसके सामने, लेकिन ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुड्डू को रोता देख प्ले स्कूल में आए हुए बाकी बच्चे भी एक एक करके रोने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पर भयानक रोना पीटना मच जाता है। प्ले स्कूल के बच्चों को रोते देखकर सीमा और साक्षी के बच्चे भी रोने लगते हैं। इतने सारे बच्चों को एक साथ गला फाड़ फाड़ कर रोते देख तीनों सास बहू का सर घूमने लगता है। अरे माँ जी, ये तो सारे के सारे एक साथ रोने लगे, समझ में नहीं आ रहा किसको चुप कराऊं। एक चुप होता है इतने में दूसरे को देखकर फिर से रोने लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो सुना था, लेकिन बच्चों को देखकर बच्चे रोना शुरू कर देते, ये पहली बार देख रही हूँ। अगर ये लोग इसी तरह रोते रहे ना माँ जी, तो पैसा तो बाद में कमाएंगे, पहले पागल खाने में भर्ती जरूर हो जाएंगे। अरे बेटा, अभी पहला दिन है ना, धीरे धीरे बच्चे सब सीख जाते हैं। 2-4 दिन का समय तो लगेगा ना उन्हें नई जगह पर एडजस्ट करने में। अच्छा तुम ऐसा करो, इन सबको कुछ खाने के लिए दे दो जिससे इनका मन बहल जाए। माँ जी, आजकल के बच्चों को किंडर जॉय बहुत पसंद है, आप कहे तो वही ट्राई करो। अरे अंडर कंडर जो मन करे दे दे, लेकिन इनका मुंह बंद करवा बंदरों का। साक्षी सभी बच्चों को लाकर एक एक किंडर जॉय पकड़ा देती है और किंडर जॉय देखकर वाकई सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। सासू माँ ने तो कह दिया था सारे बच्चों को किंडर जॉय पकड़ा दे, लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं था कि किंडर जॉय कितने की आती है और उन्होंने बच्चों को गलत चीज का लालच दे दिया है। अब तो बच्चे जानबूझकर हर रोज घर में घुसते ही रोना चालू कर देते और जब तक किंडर जॉय ना मिल जाए रोना बंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रोजाना अच्छा खासा खर्च हो रहा था। मैडम, सुसु लगी है। ए बहू, जैसे सुसु करा ला। बहू बच्ची को फ्रेश करवाने ले जाती है। अभी 10 मिनट बीते होंगे कि वो एक बार फिर आकर साक्षी के सामने खड़ा हो जाता है। मैडम, पॉटी लगी है। मम्मी जी, इससे तो पॉटी आई है। अरे मम्मी जी क्या करिए, बच्चे है, सड़क पर जाएंगे क्या? जा करवा ला। मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। अच्छा बेटा, और जब पैसे लेने की बारी आएगी इनके माँ बाप से, वो काम तू अच्छे से कर लेगी है? जाती है या आज का पूरा काम तुझसे करवाऊं घर का? जा रही हूँ ना मम्मी जी, अब बात बात पर धमकी क्यों देने लगती हैं? बेचारी साक्षी मन मारकर बच्चे को ले जाती है और उसको सुसु पॉटी कराने के बाद वापस ले आती है। एक को वॉशरूम जाते देख एक एक करके सारे बच्चे कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी पानी के लिए साक्षी के पास लाइन बनाकर आने लगते हैं। एक बच्चा जाता नहीं कि दूसरा चला आता है, पॉटी पॉटी चिल्लाता हुआ। मैं सबकी डायरी में नोट लिखने वाली हूँ, कल से अपने बच्चों को घर से सुसु पॉटी कराकर भेजा करे। अरे 2 साल के बच्चे हैं, कैसे करा के भेजा करे? अब उनको आएगी तभी तो करेंगे ना। तू ज्यादा दिमाग मत चला, वरना कहीं ऐसा ना हो कल से बच्चे आने ही बंद हो जाए। माँ जी देख रही हैं आप, ये तीनों बच्चे पिछले 15 मिनट से सोफे पर कूदे जा रहे। कितनी बार समझाया लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं क्या बताऊं, और वो गुड्डू तो जब से आया है तब से मेरे बेड पर कूद रहा है, और उसके गले में तो देख कैसा लग रहा है जैसे लाउड स्पीकर फीट है। बिना किसी बात के चिल्लाता ही जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैडम, भूख लगी है। मुझे भी। अभी बाकी बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे थे कि हॉल में से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी दौड़ते हुए हॉल में पहुंचते हैं। देखते हैं एक 3 साल का बच्चा कांच के टेबल पर पूरी ताकत से कूद गया है, जिसके कारण टेबल का कांच 2 टुकड़ों में टूट गया है। हे भगवान, तुम दोनों या थोड़े से बच्चे भी नहीं संभाल सकती हो? अरे कम से कम एक तो बच्चों के आसपास रहा करो। माँ जी, हम तो बच्चों के आसपास ही है, लेकिन ये बच्चे एक जगह बैठे तब ना, कोई बेडरूम में कूद रहा है, कोई हॉल में, कोई सोफा पर, कोई किसी टेबल पर ट्रम्पोलिन बनाकर कूद रहा है। किस किस को देखे, उनके साथ हमारे बच्चे भी ऐसी ही हरकत कर रहे हैं जैसे वो हमें पहचानते ही नहीं। कितना भी रोक लूं, मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। इसी हुड़दंग में कब स्कूल का समय बीत गया उन तीनों को पता भी नहीं चला। बच्चों को संभालते संभालते तीनों पस्त होकर सोफे पर गिर पड़ी थी। ऐसा है बेटा, बच्चे घर का जो हाल करके गए ना, इसे फटाफट सही करो। तुम जानती हो ना, मुझे इस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं। अरे माँ जी, कुछ तो तरस खाइए हम पर, आपने तो कुछ किया भी नहीं तब भी आपको थकान हो गई। हम दोनों के बारे में तो सोचिए, हम कब से किसी को सुसु, किसी को पॉटी करा रहे, किसी को खाना खिला रहे, किसी को दूध पिला रहे, किसी को पढ़ाई करवा रहे। शरीर से बस आत्मा अलग होनी बाकी रह गई है, बाकी तो थकान से हमारा हाल बेहाल हो चुका है। अरे पहली बार बच्चों को संभाल रही हो क्या? अपने 4 नहीं संभाल रही हो इतने सालों से? क्या फर्क पड़ गया अगर 2-4 बच्चे और देख लिए तुमने तो? ज्यादा तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है।
जाओ फटाफट काम में लग जाओ और गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाओ, बड़ी तेज भूख लगी है। सास की बात सुनकर बेचारी दोनों बहुएं मन मारकर एक बार फिर से काम में जुट जाती हैं और सबसे पहले घर का हुलिया ठीक करती हैं, क्योंकि प्ले स्कूल के बच्चों ने पूरे घर का ऐसा हाल कर दिया था जैसे अभी अभी यहां से कोई तूफान गुजर कर गया हो। भाभी, अगर इतना काम हर रोज करेंगे ना तो हम लोग पागल हो जाएंगे। माँ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम स्कूल खोले या कॉलेज, घर के काम तो वो हमसे ही करवाएंगी। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। अगले दिन, देखो भाभी, सबसे आसान तरीका है कि बच्चों को टीवी मोबाइल में एंगेज कर देते हैं। जितनी देर ये लोग शांति से बैठकर मोबाइल टीवी देखेंगे उतनी देर में हम लोग घर का काम निपटा देंगे, घर भी साफ सुथरा रहेगा और एक तीर से दो निशाने भी लग जाएंगे। दोनों बहुओं ने आज नई ट्रिक अपनाई थी। बच्चों को खिलौनों की बजाय मोबाइल और टीवी पकड़ा दिया था और दोनों आराम से घर की साफ सफाई और बाकी कामों में जुट गई थी। आज ना तो बच्चों को प्यास लग रही थी, ना किसी को सुसु पॉटी आ रही थी, यहाँ तक कि किसी को भूख भी नहीं लगी। अचानक से घर की घंटी बजती है और दूसरे मोहल्ले में रहने वाली कुकरेजा आंटी घर के अंदर दाखिल होती हैं। कुकरेजा आंटी देखती हैं कि प्ले स्कूल के सारे बच्चे मोबाइल, टीवी और टैबलेट देख रहे हैं। अरे आओ आओ बहन आओ, बड़ी बहू जाओ जल्दी से काकी के लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। कहने को तो कुकरेजा आंटी हालचाल लेने आई थी, लेकिन उन्होंने घर का पूरा जायजा ले लिया था और अगले दिन उन्होंने घर पर पढ़ने आ रहे प्ले स्कूल के सारे बच्चों के पेरेंट्स में ये बात पहुंचा दी थी कि प्ले स्कूल में उनके बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, बल्कि मोबाइल और टीवी देखकर टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद उनके पास शुरू हो जाती है कंप्लेंट्स आनी। बहुत स्मार्ट बन रही थी ना तू, बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर घर के काम निपटा लोगे, हो गया ना सारा इंप्रेशन खराब। उस कुकरेजा ने पूरे मोहल्ले में पर्चे बांट दिए हमारे नाम के। अब हमको मेहनत से इस इमेज को साफ करना पड़ेगा। खबरदार जो आज के बाद मोबाइल, टीवी और टैबलेट का किसी ने नाम भी लिया। मम्मा मोबाइल दो ना। तुमने सुना ना, दादी ने मना किया है, मोबाइल किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। अरे मम्मा, मैं कोई आपके स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। थोड़ी देर के लिए दे दो प्लीज, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा। बेटे के बार बार कहने पर साक्षी तंग आकर अपना मोबाइल उसे दे देती है और अलग कमरे में बिठा देती है। तभी एक 2.5 साल का बच्चा वहां पहुंच जाता है। वो साक्षी के बेटे से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है और जब उसे मोबाइल नहीं मिलता तो गुस्से में मोबाइल को जमीन पर पटक देता है। हे राम, मेरा 60,000 का मोबाइल चकनाचूर कर दिया। इतना तो हम 4 महीने में भी नहीं कमा पाएंगे जितना 2 दिन में नुकसान हो गया मेरा। पहले वो टेबल और अब मेरा मोबाइल। मम्मी जी, ये बच्चे हैं कि क्या है? इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपको क्या जरूरत थी इस बात का प्रचार करने की कि आपकी बहुएं घर में पकाकर खाना भी खुद ही खिलाएंगी? अगर बच्चे घर से टिफिन लेकर आते हैं तो आते ना माँ जी। अरे बेटा, टिफिन तो बाकी स्कूलों में लेकर जाते हैं ना, हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर देंगे तभी तो लोग हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन कराएंगे। अरे माँ जी, आपके फीचर के चक्कर में मेरे सारे फीचर फटीचर हो गए। परेशान हो गई हूँ मैं पूरा दिन खाना बनाते बनाते और बच्चों को संभालते। सही बताऊं ना, मुझसे नहीं हो पा रहा। इतनी चीख पुकार हल्ला गुल्ला सुनने के बाद पूरा दिन मेरे सर का दर्द है कि ठीक ही नहीं होता। ऊपर से आप भी पूरा दिन बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती रहती हो, कभी कहती हो ये लाओ, कभी कहती हो वो लाओ। ऐसा है माँ जी, आप मुझसे ना हाथ जुड़वा लो, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। ठीक ही कह रही हो दीदी, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मुझे भी समझ में आ गया है कि बच्चों को संभालना, प्ले स्कूल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे नालायक, एडमिशन लेकर बैठ गई हो और अब दोनों की दोनों हाथ खड़े कर रही हो, ऐसा कहीं होता है क्या? तभी पड़ोसन उनके यहाँ आती है। देखो, मुझे पता है तुमसे ये बच्चे नहीं संभल रहे। तुम्हें क्या लगता था मैं खाली लिपस्टिक लगाकर बैठ जाती हूँ और बच्चे ऐसे ही संभल जाते हैं? देखो, माना कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रेन टीचर हूँ। बच्चों को संभालने की, पढ़ाने की ट्रेनिंग ली है मैंने। बेशक तुम दोनों दो बच्चों की माँ हो, लेकिन माँ होने में और टीचर होने में फर्क होता है ना। तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारे यहाँ के सारे बच्चों का एडमिशन मैं अपने स्कूल में कर दूंगी, वो भी फ्री। पड़ोसियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। सुनैना की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती समझ में आती है और फिर कभी भी आगे से आंगनबाड़ी न खोलने की कसम खा लेती हैं।